हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 दोस्तों हमारा चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनन जो कंट्रोल के लिए कई सारी विधियां हैं, मतलब जो बर्थ कंट्रोल है इसको हम इसके लिए कई सारी विधियां अपनाई जाती है। देखिए, इसके पहले प्रीवियस वीडियो हमने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय देखे थे, मतलब कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बर्थ कंट्रोल करने की कई सारी प्रोसेस या विधियां भी है जिसके द्वारा हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली जितनी भी विधियां हैं उसमें से कोई ना कोई विधियां जो है पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो जनसंख्या नियंत्रण करने की दो प्रमुख विधियां हैं, जिसमें से देखिए पहली जो विधि होती है वो होती है प्राकृतिक विधि यानी कि नेचुरल विधि होती है एक, और दूसरी होती है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत यहाँ पे 3 स्टेप आएंगे। देखिए, प्राकृतिक विधियां जो है इसके अंतर्गत 3 सारी विधियां आएंगी, जिसमें पहली विधि है आवधिक संयम या इसको हम लय विधि भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो है बाह्य स्खलन, और इसके अलावा हम स्तनपान अनार्तव, ये एक तीसरी विधि है जो कि प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत आती हैं। तो आज की इस विधि में हम देखेंगे, या आज की इस वीडियो में जितनी भी विधियां हैं उसमें से जो नेचुरल विधि है यानी कि जो प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक विधियों के जितने भी प्रकार हैं उसको हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। अब इसके बाद जो दूसरी विधि है वो है कृत्रिम विधि। तो देखिए, कृत्रिम विधि जो है थोड़ा सा लंबा हो जाती है, इसकी कई सारी प्रोसेस है, क्योंकि सबसे पहले यदि कृत्रिम विधि की देखें तो देखिए इसमें पहला स्टेप कौन सा है, मुखीय निरोधक गोलियां, मतलब इसके अंतर्गत कई सारी गोलियां या टेबलेट्स आएंगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टेप है वो है शुक्राणु व अंडाणु को निषेचन से रोकना। अब किसी भी स्पर्म या ओवम को आपस में रोकने के लिए कई सारी प्रोसेस या विधियां अपनाई जाती है, जिसमें से पहली विधि होती है कंडोम का यूज करके, दूसरा है बाइसेक्टोमी, तीसरा है ट्यूबेक्टोमी, इसके अलावा एक चौथा है डायफ्राम, और पांचवा है फेमिडोम। इसके अलावा एक छठवीं और मोस्ट यहाँ पे प्रोसेस होती है वो है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसके अलावा एक तीसरी विधि होती है चिकित्सीय गर्भ समापन, मतलब पूरा का पूरा जो बर्थ कंट्रोल यानी कि जन्म नियंत्रण की जो विधियां हैं इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है प्राकृतिक विधि और दूसरी कौन सी है, कृत्रिम विधि। तो आज की इस वीडियो में जो प्राकृतिक विधियां हैं इसको हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृतिक विधियों की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली इस विधि में हम किसी भी बर्थ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये विधि जो होती है वो अंडाणु व शुक्राणु यानी कि स्पर्म व ओवम के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब पूरी की पूरी ये जो नेचुरल प्रोसेस होती है इसमें कोई भी ओवम और या स्पर्म आपस में ना मिल पाए, मतलब किसी भी प्रकार से इनका समागम आपस में ना हो पाए। मतलब क्या यहाँ पे कि कोई भी कॉपुलेशन क्रिया ना हो पाए। अब जब कॉपुलेशन क्रिया होगी ही नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि यदि कॉपुलेशन क्रिया होगी भी उसके बाद आपस में शुक्राणु व अंडाणु ना मिल पाए, मतलब किसी भी प्रकार से ओवम और स्पर्म का आपस में सिनगेमी या आपस में मिलन ना हो। तो पूरी की पूरी जो प्राकृतिक विधि है ये इसी सिद्धांत पर आधारित है कि अंडाणु और शुक्राणुओं को संगम या समागम या सहवास से कैसे रोका जाए। बेसिकली इस विधि में किसी भी प्रकार की औषधि अथवा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब पूरी की पूरी नेचुरल विधि है, इसमें किसी प्रकार की टेबलेट्स या किसी भी प्रकार की औषधियों की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत 3 विधियां शामिल है। देखिए, जो पहली विधि होती है ये होती है आवधिक संयम, या इसको हम क्या कहते हैं, लय विधि। इसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं पेरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। तो पेरियोडिक एब्स्टिनेंस जो विधि होती है इसको हम आवधिक संयम कहते हैं। आवधिक संयम का मतलब होता है, एक तरह से संयम का मतलब आप समझ सकते हो कि कुछ समय तक आपस में अंडाणुओं को शुक्राणुओं से मिलने ना दिया जाए। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया में क्या होगा, मान लीजिए कुछ समय तक यदि एक निश्चित अवधि में शुक्राणु व अंडाणु नहीं मिलेंगे तो कुछ समय बाद वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। देखिए, इस विधि को समझते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, कोई भी यदि दंपति है तो उसमें माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन की जो अवधि होती है उसमें संभोग से बचते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी, जैसे आप मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े हैं, वहां पे आप क्या देखे हैं कि जो 14वां दिन होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग का दिन होता है, मतलब 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो जैसे ही 14वें दिन ग्राफियन पुटिका फटती है, अंडाणु निकल करके अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो 14वें दिन क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए अंडवाहिनी के अंदर से
ग्राफियन पुटिका से जैसे ही फट के ओवम कहाँ आया, अंडवाहिनी में आया। अब जैसे ही ओवम अंडवाहिनी में आता है, यदि ऐसी स्थिति में या उस समय उसको शुक्राणु मिल जाते हैं तो उनमें क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे अंडोत्सर्ग हुआ 14वें दिन, अब अंडोत्सर्ग के मान लीजिए 2-3 दिन तक यदि अंडोत्सर्ग के बाद यदि शुक्राणु जो है अंडाणु से नहीं मिल पाए, तब तो निषेचन नहीं हो पाएगा। और जब निषेचन नहीं हो पाएगा तो किसी भी प्रकार से जाइगोट या भ्रूण का निर्माण तो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है कि कोई भी यदि दंपति आपस में है तो उनमें भले ही संभोग की क्रिया होगी, लेकिन उनको आपस में संभोग से बचना है। यदि मान लीजिए इस प्रोसेस के अंतर्गत संभोग मान लीजिए यदि हो जाता है या सहवास की क्रिया या कैपुलेशन की क्रिया होती है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि स्पर्म जो है इंटर कर जाएगा योनि या वजाइना के माध्यम से। कहाँ इंटर कर जाएगा, गर्भाशय या यूट्रस के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब इस विधि में क्या किया जाता है कि किसी भी जोड़े को या मेल फीमेल को आपस में संभोग से बचना पड़ता है। अब यदि आपस में मेल फीमेल के बीच किसी प्रकार की मैथुन की क्रिया नहीं होगी तो आपस में जो स्पर्म होते हैं वो योनि या वजाइना के माध्यम से यूट्रस या गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और ना ही वो अंडवाहिनी नलिका में जा पाएंगे, और इस प्रकार से निषेचन नहीं हो पाएगा। और जब निषेचन नहीं हो पाएगा तो कोई भी स्त्री जो है वो गर्भधारण नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से यह विधि जो होती है बेसिकली इस विधि में सहवास या मैथुन क्रिया से बचना होता है। तो इस विधि के द्वारा मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह विधि के द्वारा क्या किया जाता है कि कुछ समय के लिए जैसे ही मान लीजिए अंडोत्सर्ग हुआ, अब अंडोत्सर्ग के कुछ समय तक मान लीजिए कुछ दिनों तक अंडोत्सर्ग के बाद जो है निषेचन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यदि उस समय किसी भी ओवम को यदि स्पर्म या शुक्राणु मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज्ड हो जाएगी। अदरवाइज यदि उसको सही समय पर शुक्राणु और सही जगह पर शुक्राणु नहीं मिलेंगे तो उनमें निषेचन नहीं हो पाएगा। तो इस विधि में क्या होता है कि माहवारी चक्र में से जो मासिक चक्र होता है उसमें 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन की जो अवधि होती है उसमें संभोग से बचा जाता है। और यह अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि होती है। मतलब यदि 10वें दिन से लेकर के मासिक चक्र के 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन जो होता है तो अंडोत्सर्ग की जो अवधि होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। मतलब अंडोत्सर्ग होने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे समय में संभोग करने से बचना चाहिए और इससे गर्भाधारण के अवसर भी बढ़ जाते हैं। मान लीजिए यदि 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन क्या होता है किसी भी प्रकार से मैथुन क्रिया होती है तो उसमें फर्टिलाइज्ड होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं और जाइगोट बनने या भ्रूण बनने से लेकर के शिशु निर्माण तक की प्रोसेस भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अतः इस दौरान सहवास क्रिया से या मैथुन क्रिया से बचना उत्तम होता है। तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए यह भी एक अच्छी विधि है, आवधिक अथवा संयम या लय विधि। इसमें क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की मेन फेस होती है जो 14वें दिन के आसपास का समय होता है, इस 14वें दिन के आसपास के समय में किसी प्रकार से मैथुन क्रिया या संभोग की क्रिया से बचना चाहिए। इस प्रकार से बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए जो प्राकृतिक विधियों में जो दूसरी विधि है वो है बाह्य स्खलन, या इसको हम बोलते हैं कोइटस इंटरपस। तो देखिए इस विधि में क्या होता है, कोइटस इंटरप्टस। तो इस विधि में क्या होता है कि देखिए कोई भी पुरुष जो है वह संभोग के दौरान जब वीर्य का स्खलन करता है तो वीर्य के स्खलन के ठीक पूर्व अपना जो लिंग या हम कह सकते हैं पेनिस होता है उसको स्त्री की योनि से बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच जाते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी मेल व फीमेल के बीच में क्या हुआ, आपस में कॉपुलेशन की क्रिया हुई, यानी कि संभोग या मैथुन की क्रिया होती है। तो जैसे ही स्खलन का समय आएगा तो स्खलन के समय में जो मेल होगा वो अपने लिंग को यानी कि अपने शिश्न या पेनिस को बाहर निकाल लेगा। तो स्खलन तो होगा लेकिन स्खलन जो है मादा की योनि में ना होगा। तो मादा की जब योनि में स्खलन नहीं होगा तो शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे और उनमें निषेचन नहीं हो पाएगा। और जब निषेचन नहीं हो पाएगा तो आपको पता है कि जाइगोट भी नहीं बन पाएगा, और जब जाइगोट नहीं बनेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, और जब किसी भी प्रकार से भ्रूण ही नहीं बनेगा तो नया शिशु नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से बाह्य स्खलन के माध्यम से क्या किया जाता है कि कोई भी पुरुष या स्त्री है उसमें संभोग की क्रिया तो होती है, लेकिन जैसे ही स्खलन का समय होता है तो स्खलन की क्रिया के माध्यम से वीर्य जो है बाहर निकलता है।
तो जब वीर्य बाहर निकलने लगता है, जैसे ही वीर्य बाहर निकलने वाला हो वैसे ही स्खलन के समय पे यदि कोई भी मेल जो है योनि या वजाइना से अपना लिंग हटा लेगा तो योनि या वजाइना में स्खलन के समय वीर्य या शुक्राणु, चूंकि वीर्य के अंदर ही क्या होते हैं, वीर्य के अंदर ही स्पर्म होते हैं, तो वीर्य के अंदर स्पर्म होते हैं, तो जब वीर्य किसी भी प्रकार से स्त्री की योनि या वजाइना में नहीं गिर पाएंगे तो इस प्रकार से आगे किसी भी प्रकार से गर्भधारण होने की संभावना नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के दूसरी विधि है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन के थ्रू भी कोई भी व्यक्ति जनसंख्या नियंत्रण या बर्थ कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद एक तीसरी विधि है जिसका नाम है स्तनपान अनार्तव। इसको हम कहते हैं लैक्टेशन एमिनेरिया। तो इसमें आपको स्तनपान अनार्तव की जो विधि होती है, इसमें क्या होता है कि यह विधि बेसिकली जो होती है इस तथ्य पर निर्भर करती है कि यदि मान लीजिए प्रसव क्रिया होती है और प्रसव क्रिया के बाद कोई भी फीमेल या कोई भी स्त्री द्वारा यदि किसी भी शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग एवं ऋतुचक्र प्रारंभ नहीं होता है। मतलब ये तथ्य क्या कहता है कि यदि कोई भी महिला या कोई भी फीमेल क्या करती है, यदि शिशु जन्म हो चुका है, प्रसव क्रिया के बाद यदि कोई भी स्त्री द्वारा कोई भी शिशु यदि है उसको भरपूर मात्रा में यदि स्तनपान कराती है, मतलब दुग्ध का सेवन कराती है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो अंडोत्सर्ग होता है और जो ऋतुचक्र होता है इसके प्रारंभ होने में ज़्यादा समय लगता है। मतलब इसको कुछ समय तक ही रोका जा सकता है। अतः जितने दिनों तक जो मादा होती है वो शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, गर्भाधारण के अवसर जो है शून्य हो जाते हैं। मतलब जब तक पूरी तरह से शिशु जो है स्तनपान करेगा उस समय तक किसी भी प्रकार से गर्भाधारण का अवसर नहीं आएगा। तो जब गर्भाधारण आपस में नहीं होगा तो नए शिशु का विकास भी नहीं होगा। और यह विधि बेसिकली प्रसव के बाद अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही कारगर साबित हुई है। मतलब अब तक क्या देखा गया है कि इस विधि के द्वारा केवल 6 महीने तक ही बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो तीसरी विधि है वो है स्तनपान अनार्तव। तो इस स्तनपान अनार्तव विधि में क्या होता है, यह बेसिकली इस तथ्य पर ही आधारित है कि यदि कोई भी मान लीजिए कोई भी स्त्री या फीमेल यदि शिशु को भरपूर मात्रा में स्तनपान कराती है, जिस कारण से अंडोत्सर्ग एवं ऋतुचक्र प्रारंभ होने में ज्यादा समय लगता है, और इस प्रकार से जब अंडोत्सर्ग होने में ज्यादा समय लगेगा, मतलब अंडों के उत्सर्जित होने में जब समय ज्यादा लगेगा, तो इस प्रकार से कुछ समय तक बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने आपको पूरी की पूरी जो प्राकृतिक विधियां हैं, तो प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत जो तीनों विधियां वो हमने आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी है। इसके पार्ट 2 में हम जो कृत्रिम विधियां हैं या जिनको हम वैधानिक विधियां कहते हैं उनको दूसरी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।